खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे और मैं हूं भुवन शर्मा। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में है। अनिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू भुवन। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता यानी आपकी भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। वैसे तो इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आंकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है ज्यूरी की कसौटी से। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं आप। क्या लगता है जो टॉप 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कितना मादा होता है मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? जो लोग टॉप 6 में चुने जाते हैं उनके अंदर पूरी क्षमता होती है जी कि वो मौजूदा तंत्र को बदले, मौजूदा व्यवस्था को बदले जी। हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारे जो मापदंड है 11 मापदंड, वो 11 मापदंड ऐसे मापदंड हैं अगर उनकी कसौटी पे किसी व्यक्ति को कसा जाए जी, और वो खरा उतरे और टॉप 6 में पहुंच जाए, तो इसका अर्थ यही है जी कि वहाँ की जनता उस ढंग के एमएलए को चाहती है जी। हमारा एक एमएलए हो तो ऐसा कैसा, ऐसा एमएलए जो ईमानदार हो, ऐसा एमएलए कि जो जनता के दर्द को समझता हो जी, ऐसा एमएलए, ऐसा विधायक जो कर्मठ हो, ऐसा विधायक जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, ऐसा विधायक जो पढ़ा लिखा हो, ऐसा विधायक जो पारदर्शी हो। ये सारे मापदंड हमारे हैं जी। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए किसी भी नेता को कर्मठ होना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर ये क्षमताएं हों कि वो अपने आसपास जो चोर टाइप के लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, या जो पूरे तंत्र को भ्रष्ट करते हो और सुस्त करते हो, पूरे व्यवस्था को खराब करते हो, ऐसे लोगों का जमावड़ा वो अपने आसपास ना होने दें। और वो वही व्यक्ति हो सकता है जो इन मापदंडों पर खड़ा उतरे। हमारे 10 मापदंड अलग हैं और 11वां मापदंड छवि और साख, कथनी और करनी में जिसके अंतर नहीं है, जिसकी छवि अच्छी है, जो करप्ट नहीं है, जो जनता के दर्द को समझता है, वही टॉप 6 तक पहुंच सकता है। हमारे टॉप 6 पे पहुंचने के बाद हमारा मानना ये है, मेरा मानना ये है कि वो व्यक्ति उस पूरे क्षेत्र का, अपने पूरे मतदाताओं का समूचा विकास करेगा, समग्र विकास करेगा, विकास करेगा, ईमानदारी से करेगा, कर्मठता से करेगा, और ऐसा करेगा तभी वो उस तंत्र को बदल सकता है। उसमें क्षमता है तभी टॉप 6 में पहुंचता है, वरना नहीं पहुंच सकता। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन यह भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहां तक पहुंचने की काबिलियत होगी। एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में हम रुख करेंगे उकलाना हलके का। चलिए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। इस बार हमारी टीम पहुंची उकलाना विधानसभा हलके में।
जो एक सुरक्षित सीट है। हरियाणा के कुछ 4-5 सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक उकलाना भी है। यहाँ कुमारी सैलजा का गांव होने के बावजूद ये बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसे देख सहज ही अंदाजा लगता है कि इस इलाके को मुख्यमंत्री के साथ धड़ेबाजी की सजा भुगतनी पड़ रही है। इस वजह से लोगों में बेहद रोष है। यहाँ सड़कें खस्ताहाल हैं, पूरे इलाके में एक भी कॉलेज नहीं है। लड़के तो जैसे तैसे पढ़ने के लिए हिसार चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों की शिक्षा का बुरा हाल है। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ दलित और जाटों के वोट ज्यादा हैं। दूसरे समुदाय के लोग हैं पर कम हैं। कांग्रेस के नरेश सेलवाल यहाँ से विधायक हैं, जो कट्टर सैलजा समर्थक हैं। हमेशा से इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर रही है। 2014 लोकसभा चुनावों में इनेलो को मिले जबरदस्त समर्थन के बाद रुझानों के अनुसार ये सीट इनेलो के खाते में जाती दिख रही है। तो यहाँ से नरेश सेलवाल विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या फिर स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, उकलाना का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है? परंपरागत तौर पर इनेलो का गढ़ होने के बावजूद जी पिछली बार नरेश सेलवाल कांग्रेस के विधायक के तौर पर चुने गए। नरेश सेलवाल नए थे, पहली बार चुनाव लड़ा था, छवि ठीक थी, जीत गए। नरेश सेलवाल शैलजा समर्थक हैं, शैलजा की वजह से उनको टिकट मिली थी, शैलजा इनको टिकट दिला के लाई थी। हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उनमें 2 लोगों का नाम खासतौर पे आता है जो हुड्डा के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, रामपाल भुक्कड़, नरेश सेलवाल। ये वही नरेश सेलवाल है जो शैलजा के कट्टर समर्थक हैं। मुख्यमंत्री का विरोधी होना या नकारात्मक राजनीति करने का खामियाजा उस क्षेत्र की जनता भुगत रही है। उस क्षेत्र में विकास कार्य लगभग ना के बराबर है। पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों को देखें, अगर उसमें सबसे पिछले क्षेत्रों को गिना जाए, उनमें से एक क्षेत्र उकलाना भी है। ना वहाँ कोई कॉलेज है, सड़कें खराब हैं और मूलभूत ज़रूरतों की जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है। वजह सीएम के साथ 36 का आंकड़ा होना और सीएम के खिलाफ हर वक्त बयानबाजी करना। अभी 27 जून को जो कार्यकर्ता सम्मेलन था हिसार के अंदर, वहाँ भी उकलाना को लेकर कई मांगे उठाई गई। शैलजा जिंदाबाद के नारे लगे, काफ़ी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री के सामने सेलवाल ने कई मांगे रखी, लेकिन मुख्यमंत्री ने भरोसा कुछ नहीं दिया, घोषणा कुछ नहीं, कहा करेंगे देखेंगे, वो कह के चले गए। इन हालातों में वहाँ की जनता कांग्रेस से खुश कैसे होगी? पिछली बार तो कांग्रेस की हालत खराब नहीं थी, नरेश सेलवाल जीत गए, नई छवि के दम पे जीत गए। इस बार क्या होगा? जब कांग्रेस के खिलाफ सेंटीमेंट्स हैं, लोग बहुत कांग्रेस से खुश नहीं हैं, कांग्रेस में पार्टीबाजी बड़ी ज़बरदस्त ढंग से है, ऐसे में और वहाँ विकास कार्य भी नहीं हुए, ऐसे में कांग्रेस के प्रति कितने मतदाता खड़े होंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। इनेलो वहाँ परंपरागत तौर पर जीतती आई है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में उकलाना ऐसा क्षेत्र था, उकलाना, ओचाना और नारनौल, जिन 3 सीटों पर जीत की बदौलत दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते। तो उकलाना से वहाँ अच्छी खासी बढ़त दुष्यंत चौटाला को मिली थी। वहाँ जो वोट है एससी और जाट, 2 वोट सबसे ज़्यादा हैं। जाट वोट परंपरागत तौर पे इनेलो के साथ जाती हैं। जो विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव में देखने का ये होगा कि कांग्रेस टिकट किसको देती है, दूसरा इनेलो का कैंडिडेट कौन सा आता है। तीसरी बात, वहाँ अभी जो नई पार्टी बनी लोकहित पार्टी, वहाँ एक भारती उकलाना करके एक महिला है, उन्होंने पीछे कार्यक्रम किया और वहाँ अच्छा सफल कार्यक्रम किया, एक नए उम्मीदवार के तौर पर वो खड़ी हुई हैं। जाट जो समुदाय है को आरक्षण मिला, उसकी वजह से कांग्रेस के प्रति जाटों, जो नॉन जाट हैं, जो ओबीसी हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, नाराजगी है। इनेलो के साथ पहले से नहीं जाता है, तो ओबीसी का जो रुझान रहता है, हमने लोकसभा चुनाव में देखा, वो हर्षका के साथ था। बीजेपी का बहुत बड़ा वजूद वहाँ पर नहीं है, लेकिन हर्षका का कैंडिडेट कौन होगा, भारतीय उकलाना की स्थिति क्या होगी, इनेलो और कांग्रेस के कैंडिडेट कौन कौन आएंगे, इस पर बहुत कुछ दारोमदार होगा। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस वहां पर संकट में है, विकास कार्य ना होने की वजह से, उपेक्षा का शिकार होने की वजह से, नरेश सेलवाल का सीएम विरोधी होने की वजह से, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिससे वहां कांग्रेस को, जो मौजूदा विधायक वहां पर है या जो कांग्रेस के खाते में ये सीट है, उसको एक बहुत बड़ी चुनौती इन चुनावों में मिल सकती है। बिल्कुल
बेशक भुवन, आपसी धड़ाबाजी ही सही, गुटबाजी ही सही, लेकिन ये भी सच है कि हरियाणा प्रदेश के अगर उंगलियों पर गिने कि सबसे पिछले जो पिछड़े इलाके हैं 4-5, उनमें से एक उकलाना का नाम भी आता है। थोड़ी और सियासी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगी अनिल जी आपके साथ। कांग्रेस की पोल खोल के लिए बीजेपी की ओर से वेबसाइट लॉन्च करना क्या दर्शाता है? चुनावी स्टंट, ये जनहित? देखिए, अनामिका, चुनाव का दौर है, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है हरियाणा में जी, और अगर कांग्रेस के खिलाफ वो वेबसाइट लॉन्च करे या कोई और कंपेन करे, ये उसका दायित्व भी है, ये उसका कर्तव्य भी है कि सरकार के खिलाफ वो विपक्ष की भूमिका सशक्त और ताकतवर ढंग से निभाए। हालांकि पिछले 5 साल या हम 10 साल को देखें तो बीजेपी उतनी हावी नहीं रही कांग्रेस के ऊपर जितना भाजपा को होना चाहिए था, बीजेपी को होना चाहिए था जी। अब चूंकि केंद्र में बीजेपी आ गई है और हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने का सपना देख रही है, और ये देख रही है सपना कि मुख्यमंत्री पहला बीजेपी अपने दम पे बना ले। अभी तक हरियाणा में सिर्फ बैसाखी बन के बीजेपी रही है, बैसाखी लग गई तो विपक्षी सत्ता में आ गए, बीजेपी नाम की बैसाखी हट गई तो विपक्षी भी नीचे आ गए। इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को ऐसे कुछ दिव्य स्वप्न आए हुए हैं कि हम अपने दम पे सत्ता में आ जाएंगे, और वेबसाइट लॉन्च करें, आंदोलन करें, धरने दे, जुलूस दे, उसको कांग्रेस के खिलाफ अपना पोल खोल अभियान लगातार जारी रखना चाहिए था और रखना चाहिए। कांग्रेस सत्ता में है, अगर वाकई बीजेपी के पास कांग्रेस की पोल खोलने के लिए बहुत कुछ मसाला है, सबूत है जी, सिर्फ सनसनी पैदा करने की बात नहीं है बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथकंडा बीजेपी का होगा। जहाँ तक जनहित की बात है जी, अगर विपक्षी दल कोई काम करते हैं और उनसे वाकई सत्ता में जो बैठे दल हैं उनकी पोल खुलती है तो कहीं ना कहीं जनहित में भी होता है। लेकिन अभी इसको मैं ये मान के चलूंगा कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और ये चुनावी स्टंट है, एक सनसनी पैदा करने की कोशिश है। हाँ, अगर यहाँ बहुत बड़े घोटाले सामने आ गए, ऐसे खुलासे सामने आ गए तो जरूर बीजेपी को फायदा होगा, वरना सिर्फ एक स्टंट बन के रह जाएगा। ना उसका जनहित से कोई लेना देना होगा, ना पार्टी की जीत हार से कोई लेना देना होगा। तो बीजेपी विपक्ष में है, अपने विपक्ष धर्म का पालन वो कर रही है, और जनहित में अगर ये कदम होता है तो वाकई में ये काबिले तारीफ कदम इसको कहा जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर हो गए।